नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कोठारी आयोग के गठन के बारे में अध्ययन किया, आज हम कोठारी आयोग के सुझाव और संस्तुतियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि आयोग ने क्या क्या सुझाव दिए और संस्तुतियाँ की। तो आयोग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया कि आयोग ने लगभग 692 पृष्ठों का जो दस्तावेज सौंपा, वो सरकार को सौंपा 29 जून 1966 को। उसमें किस प्रकार के सुझाव दिए थे शिक्षा के बारे में और किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विभिन्न प्रकार की संस्तुतियाँ की, जो कि ये दस्तावेज 3 खंडों में विभाजित था और उसमें 6 अध्याय थे। इसके अंदर जो संस्तुतियाँ की गई वो इस प्रकार थी। सबसे पहला था कि राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य क्या होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा के लक्ष्य यानी हमारे जो शिक्षा है उसके कुछ हमें लक्ष्य तय करने पड़ेंगे और वो क्या हो, उसके बारे में उन्होंने सुझाव दिया। तो उन्होंने कहा कि आयोग ने कहा कि शिक्षा को लोगों के जीवन की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से संबंधित होना चाहिए ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करने के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आयोग ने राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम निर्धारित किया और प्रत्येक के लिए इसके लिए उन्होंने 5 सूत्रीय कार्यक्रम जो दिया। उसमें सबसे पहला कि शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो, यानी शिक्षा के द्वारा शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जाए। विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए और इस शिक्षा को उत्पादन कार्यों से जोड़ा जाए। इसी प्रकार से कार्यानुभव को सभी प्रकार की शिक्षा में एक अभिन्न अंग के रूप में प्रारंभ किया जाए, जिससे कि शिल्प विज्ञान और औद्योगिकीकरण, इसके लिए शिल्प विज्ञान और औद्योगिकीकरण के लिए उत्पादक जो प्रक्रियाएं हैं उसमें विज्ञान का उपयोग करके हर संभव उसको अच्छा बनाया जाए। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाया जाए, यानी व्यवसाय परक बनाए ताकि शिक्षा के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि हो। जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो हम हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, हमारे राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से उच्च शिक्षा में कृषि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल देने के साथ ही विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में शोध कार्यों को विकसित किया जाना चाहिए। तो ये शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जाए। शिक्षा के द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जाए। यानी शिक्षा के द्वारा ये जो शिक्षा है इसके द्वारा हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए माध्यमिक स्तर पर जिससे सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ता मिले, सुदृढ़ हो, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ हो। क्योंकि हमारी पिछली जो शिक्षा है वो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है और अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों का उसका अंग्रेजीकरण किया हुआ है, इसलिए वो इस राष्ट्रीय एकता में और एकीकरण को कायम रखने में विफल रही है। इसलिए देश की प्रगति के लिए हमें सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है और इसीलिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए समान स्कूल प्रणाली की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि शिक्षा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो और अच्छी शिक्षा आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर उपलब्ध हो। अच्छी शिक्षा ऐसी हमें शिक्षा विकसित करनी होगी, शिक्षा का स्तर ऐसा विकसित करना होगा। इसी के साथ साथ शिक्षा के हर स्तर पर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा को अनिवार्य कर देना चाहिए और इसी के साथ सभी संघीय भाषा यानी संघ की जितनी भाषाएं हैं उनका विकास किया जाए और हमारी जो राजभाषा हिंदी है इसके विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए जाए ताकि समस्त देश में इस जो राजभाषा है इसको राष्ट्रभाषा बनाया जा सके और समस्त देश में हिंदी स्थापित हो सके। इसी के साथ सभी बच्चों में राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों
का विद्यालयों में आयोजन किया जाए, जिससे बच्चे अपनी राष्ट्रीय परंपराओं को समझ सके और उसके प्रति उनमें सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास हो। तीसरी सिफारिश उन्होंने की कि शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास करना, जो शिक्षा के राष्ट्रीय लक्ष्य। और तीसरा उसमें कि लोकतंत्र, शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास करना। शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास हो, शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास हो। और उसमें हर स्तर पर आयोग ने ये तय किया कि लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा ही समाज में लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना कर सकती है। इसलिए देश के नागरिकताओं में लोकतंत्रीय मूल्यों को विकास के लिए इसमें सुझाव मांगे। और प्राथमिक शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य कर देनी चाहिए। इसी प्रकार हर स्तर पर राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता, भाईचारा बढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए और शिक्षा के द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास हो। इस प्रकार की शिक्षा हमें देनी होगी। इसके साथ ही प्रथम अध्याय में ही उन्होंने ये कहा कि शिक्षा के द्वारा हमें राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना होगा। शिक्षा के द्वारा हमें राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना होगा, जिससे कि हमें अच्छी शिक्षा दे सके और राष्ट्र का आधुनिकीकरण हो सके। विज्ञान के इस युग में चूंकि ज्ञान की तीव्रता और प्रसार गति के साथ साथ शिक्षा को भी हमें इसी के साथ हमें आगे बढ़ाना है और इसी को आगे बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। देश के सभी बालकों जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक हैं, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए और जन साधारण के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाया जाए। उच्च स्तर पर विज्ञान और तकनीकी की उचित व्यवस्था की जाए और छात्रों को स्वतंत्र चिंतन और निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाए। छात्रों में प्रगतिशील होते इस वातावरण की ओर सचेत रहने के लिए उनमें उत्सुकता पैदा करनी होगी, जिससे कि शिक्षा के द्वारा हम राष्ट्र का आधुनिकीकरण कर सके। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास हमें करना होगा। बालकों में शिक्षा के द्वारा बालकों में सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक गुणों का विकास करना, यानी सर्वांगीण विकास। शिक्षा के द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास हो। चूंकि आयोग छात्रों का नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास करना चाहता था और कहा कि शिक्षा में नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करने वाली गतिविधियां हमें प्रोत्साहित करनी चाहिए। इसी के साथ छात्रों को सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों में भाग लेने के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें, ताकि वो सामाजिक सेवा, समाज सेवा कर सके और समाज सेवा में उनकी भागीदारी हो सके। प्राथमिक शिक्षा के अंदर जो महान व्यक्ति हैं या महान संत हैं, आदर्श चरित्र वाले लोग हैं, उनकी जीवनियाँ का अध्ययन करवाया जाना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी उनका जीवन चरित्र पढ़कर वो उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और माध्यमिक और उच्च शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा, जो अच्छे मूल्य आधारित शिक्षा हमें प्रदान करनी होगी। इस प्रकार से ये पहला अध्याय। इसी के साथ साथ दूसरा अध्याय में उन्होंने शिक्षा के प्रशासन, वित्त और नियोजन के संबंधित सुझाव दिए, जो इस प्रकार थे। शिक्षा के प्रशासन, वित्त और नियोजन संबंधी सुझावों के अंदर आयोग ने सबसे पहली बात उन्होंने कही कि विद्यालय शिक्षा के प्रशासन और निरीक्षण के संबंधी निरीक्षण होना चाहिए।
विद्यालय का जो शिक्षा है उसके प्रशासन और निरीक्षण के संबंधित उन्होंने कुछ सुझाव दिए। और निरीक्षण के संबंधित जिसमें उन्होंने केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के गठन का सुझाव दिया कि केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड हो और भारतीय शिक्षा सेवा इंडियन एजुकेशन सर्विस का गठन किया जाए। इसी के साथ 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बनाए जाए, जिसमें पहला भाग 1 से 5वीं तक और दूसरा भाग 6ठी से 8वीं तक का होना चाहिए। यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को अलग अलग स्तर बना दिए जाए। इसी के साथ राज्य सरकारों के द्वारा राज्य शिक्षा सेवा, जिस प्रकार केंद्र में भारतीय शिक्षा सेवा हो उसी के प्रकार राज्यों में राज्य शिक्षा सेवा का गठन हो और हर राज्य में राज्य शिक्षा परिषद बनाई जाए। देश में समस्त विद्यालयों सरकारी, गैर सरकारी और स्थानीय निकायों के द्वारा जो संचालित या सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त जो भिन्न भिन्न प्रकार की प्रबंध समितियों को समाप्त किए जाए और सामान्य विद्यालय प्रबंध पद्धति को अपनाया जाए, जिससे प्रबंध समितियों में शिक्षा विभाग के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दिया जाए और वहाँ पर शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि होंगे तो वहाँ पर शिक्षा अच्छी होगी। और इसी के साथ विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक और नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए। हर यानी विद्यालयों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक नियुक्त हो जो कि नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण कर सके और प्रशासन से निरीक्षण कार्य को अलग रखा जाना चाहिए। प्रशासन अलग हो, निरीक्षण कार्य अलग हो। जिले के विद्यालयों का प्रशासन कार्य जिला विद्यालय बोर्ड के हाथ में हो और उनके निरीक्षण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी के हाथों में हो। लेकिन दोनों में अलग अलग तो हो, लेकिन दोनों में समन्वय आवश्यक हो, दोनों समन्वय करके वो आगे बढ़ सके। दूसरा सुझाव उन्होंने पाठ्यक्रम संबंधी दिया, प्रशासन और वित्त के संबंध में। दूसरा सुझाव उन्होंने पाठ्यक्रम से संबंधित दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के हर स्तर पर पाठ्यचर्या के निर्माण के कुछ सिद्धांत निश्चित किए जाए और इसके पश्चात इन सिद्धांतों के आधार पर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्याओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाए। और इसके साथ ही आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को संशोधित रूप में भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय पाठ्यचर्या का निर्माण बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों, उत्पादन और सहसंबंधता के आधार पर किए जाए, लेकिन किसी भी स्तर की शिक्षा को बेसिक शिक्षा नहीं कहा जाए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या सरल होनी चाहिए और इसमें मातृभाषा और पर्यावरण का अध्ययन विशेष तौर पर किया जाए। माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आधारभूत पाठ्यचर्या हो और व्यावसायिक वर्ग की पाठ्यचर्या स्थानीय विशेष आवश्यकताओं को आधार पर, यानी उस क्षेत्र में किस प्रकार की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में किस प्रकार का ज़्यादा से क्षेत्र में किस प्रकार का उद्योग पनप रहे हैं, उसके आधार पर माध्यमिक शिक्षा की व्यावसायिक शिक्षा की पाठ्यचर्या हो और विशिष्टीकरण की व्यवस्था उच्च माध्यमिक स्तर पर ही की जानी चाहिए। यानी जो हम जो सब्जेक्ट चयन पहले जो 9th से होते थे, उन्होंने इस आयोग ने सिफारिश की कि 9th से नहीं हो सब्जेक्ट चयन 11th से हो। और इसके बाद 1986 की शिक्षा नीति के तहत ये सिफारिश की गई और 1988-89 में इसको लागू किया गया। तो ये विभिन्न स्तर उन्होंने ये सिफारिश की कि जो अलग अलग जो विशिष्टीकरण है, जो हम सब्जेक्ट लेते हैं अलग, जैसे साइंस, कॉमर्स, मैथ्स या आर्ट्स, वो 9th से नहीं होगा, 11th से हो। इस प्रकार से उन्होंने विशिष्टीकरण की व्यवस्था वहाँ पर की। इसी के साथ साथ पूर्व प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार का पाठ्यक्रम हो कि वो खाने पहनने के कौशल, सफाई, बातचीत का व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद, सृजनात्मक कार्य, इस प्रकार के पूर्व प्राथमिक स्तर पर रखे जाए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, व्यवहारिक जो गणित होती है वो, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, इसी के साथ साथ
सृजनात्मक क्रियाएं, कार्यानुभव, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, खेलकूद, इस प्रकार का पाठ्यक्रम तय किया जाए। और उच्च प्राथमिक और स्तर पर मातृभाषा हिंदी, एक तो मातृभाषा, दूसरी हिंदी या अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, कार्यानुभव, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, इस प्रकार के विषय को लेकर पाठ्यक्रम बनाया जाए। माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा हिंदी या कोई एक संघ की भाषा, एक कोई अन्य यूरोपीय भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, कार्यानुभव, कृषि कार्य जैसे हो सकता है। कार्यानुभव के अंदर और भी बहुत सारे जो अलग अलग प्रकार के जो हैं वो, और समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, इस प्रकार के ये जो विषय हैं वो माध्यमिक स्तर पर रखे जाए। और उच्च माध्यमिक स्तर पर अलग से उनके लिए जो विषय हैं वो शायद उच्च माध्यमिक स्तर पर हो, लेकिन वहाँ भी आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, आधुनिक कोई विशेष विदेशी भाषा, एक कोई शास्त्रीय भाषा, इनमें से कोई दो भाषाएं अनिवार्य रूप से ली जाए। इसी के साथ साथ इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, ग्रह विज्ञान, इनमें से कोई 3 विषय लिए जाए। और इसके अतिरिक्त जो विषय हैं उनके साथ साथ कार्यानुभव, समाज सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा को भी अनिवार्य कर दिया जाए उच्च माध्यमिक स्तर पर। इस प्रकार से उन्होंने पाठ्यक्रम की सिफारिश की। इसके अलावा उन्होंने शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ सुझाव दिए। शिक्षण विधियों से संबंधित सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षण विधियों के संबंध में शिक्षा पद्धति में जो निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार शिक्षण विधियां भी लचीली, गतिशील और क्रिया प्रधान के साथ साथ रोचक भी हो। और शिक्षा को आधुनिक प्रगतिशील बनाने के लिए नवीन शिक्षण विधियों को प्रोत्साहन दिया जाए। और इसके लिए विभिन्न अध्यापकों के लिए कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का आयोजन निरंतर किए जाए। शिक्षकों को शिक्षण से संबंधित जो सहायक सामग्री है वो उचित रूप में उपलब्ध करवाई जाए। और शिक्षण विधियां बाल मनोविज्ञान पर आधारित हो। आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से भी विभिन्न पाठों का प्रसारण हो। विद्यार्थियों के लिए इनके विशेष समय पर पाठों का प्रसारण किया जाए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर। इसी के साथ साथ उन्होंने पाठ्य पुस्तकों से संबंधित कुछ सुझाव दिए। कि पाठ्य पुस्तक में आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना बनाए जाने के लिए उन्होंने शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो कि हम आज NCERT कहते हैं, के सिद्धांतों को अपनाए जाने पर बल दिया। और पुस्तकों के निर्माण, परीक्षण, मूल्यांकन के लिए राज्य सरकारों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए प्रतिभावान व्यक्तियों को आगे लाया जाए और उनके सुझाव लिए जाए। विशेषकर विज्ञान और तकनीकी पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए स्वायत्त संस्था का गठन किया जाए ताकि अच्छी से अच्छी पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को मिल सके। इसी के साथ विद्यालय शिक्षा में निर्देशन और परामर्श संबंधी उन्होंने कुछ सुझाव दिए। विद्यालय शिक्षा में निर्देशन और परामर्श, और उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है बालकों को। इसलिए विद्यालय में, जैसे विद्यालय में मन नहीं लगना, कोई विषय समझ में नहीं आना, विभिन्न प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का निदान, इसके लिए हर स्तर पर निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था हो। कम से कम हर जिले में कम से कम एक विद्यालय में निर्देशन की समुचित व्यवस्था अवश्य हो। और शिक्षकों को सेवा मध्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो
निर्देशन और परामर्श के लिए प्रशिक्षित किए जाए। शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विशिष्ट बालकों हेतु विशेष शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था की जाए और निर्देशन में प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था, राज्य मार्गदर्शन ब्यूरो और प्रशिक्षण विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने विद्यालय शिक्षा में मूल्यांकन के लिए भी कुछ सुझाव दिए। और मूल्यांकन के बारे में उन्होंने लिखा कि प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन के लिए सतत प्रक्रिया अपनाई जाए। यानी सिर्फ और सिर्फ अंत में एक वार्षिक परीक्षा ली जाए वैसा नहीं, सतत साल भर मूल्यांकन चलना चाहिए, जिससे कि आंतरिक मूल्यांकन को विशेष महत्व दिया जाए और कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल और केवल आंतरिक ही हो। प्राथमिक स्तर के अंत में जिला स्तर पर बाह्य परीक्षा की व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा होनी चाहिए और छात्रों की जिन उपलब्धियों का मूल्यांकन लिखित परीक्षाओं के द्वारा संभव नहीं हो, वो मापन मौखिक और प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा लिया जाए। इसी के साथ विद्यालय शिक्षा के प्रचार हेतु उन्होंने कुछ सुझाव दिए। विद्यालय शिक्षा का प्रचार के लिए भी उन्होंने सुझाव दिए और विद्यालय शिक्षा को प्रचार के लिए हमें संख्यात्मक वृद्धि करनी होगी और इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है इस स्तर पर पर्याप्त और प्रचार प्रसार हो और प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रसार स्थापित किए जाए। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए कक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें तेजी से प्राथमिक स्कूल खोले जाने चाहिए और इसी के साथ जो अपव्यय और अवरोधन की समस्या है, यानी जो बालक या तो एडमिशन नहीं लेते या एडमिशन लेने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं, ये सारी जो अपव्यय और अवरोधन की समस्या है उसको रोकने के लिए हमें सुझाव आमंत्रित करने होंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर बच्चे को 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर हमें प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था करनी होगी। इसी के साथ साथ उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कुछ सुझाव दिए और प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार माध्यमिक विद्यालय खोले जाए, क्योंकि उस समय 1964 में बहुत कम विद्यालय थे, इसलिए उस समय उन्होंने ये सारी सिफारिशें की थी लड़कियों के लिए और अधिक माध्यमिक विद्यालय खोले जाए, दूर से आने वाले गर्ल्स के लिए छात्रावासों की व्यवस्था की जाए और माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो गर्ल्स के लिए निःशुल्क हो। इसी के साथ माध्यमिक स्तर पर जो होने वाले अपव्यय और अवरोधन है उसको भी रोका जाए और अंशकालीन माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता की व्यवस्था व्यावसायिक वर्ग के लिए की जाए। सह शिक्षा के लिए लोगों को तैयार किया जाए, यानी कोएड, जहाँ पर गर्ल्स और बॉय दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, इसके लिए तैयार किए जाए। इसी के साथ उन्होंने विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी कुछ सुझाव दिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में भी, जहाँ पर उन्होंने कहा कि कोठारी आयोग ने उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन संबंधी हमें ध्यान देना होगा और विद्यालय अनुदान आयोग का पुनर्गठन करके हमें इसको सशक्त बनाना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान दे, जिससे कि उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जा सके और सभी विश्वविद्यालयों को अपने शिक्षण और अनुसंधान कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों को इसे लागू करना चाहिए। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय स्तर पर भी निरीक्षण की समुचित व्यवस्था हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनको उदारतापूर्वक अनुदान दे। विश्वविद्यालय के प्रशासन तंत्र का पुनर्गठन करके 50% सदस्य विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और 50% बाह्य सदस्य रखे जाए। कार्यकारिणी में कम से कम 15 से 20 सदस्य अवश्य हो। इसी के साथ कुलपति वहाँ का इस जो कार्यकारिणी है इसका अध्यक्ष हो और विश्वविद्यालयों की जो शैक्षिक परिषद हैं उसमें छात्रों का भी प्रतिनिधित्व हो। विश्वविद्यालय में अधिक स्वायत्तता देने की दिशा में हमें कुलपतियों के चुनाव में
स्वतंत्रता, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों के चयन, अनुसंधान कार्य, इसमें स्वायत्तता ज़्यादा से ज़्यादा हो। विश्वविद्यालय शिक्षा का जो संगठन है उसको भी सुदृढ़ किया जाए और उसमें विशेष यानी मेधावी छात्रों को विशेष तौर पर प्रवेश दिया जाए, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो। विश्वविद्यालय शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो तय किए जाए और जो हमारा पुराना ज्ञान और विश्वास है इसके मूल्यांकन के पश्चात नवीन ज्ञान प्राप्ति के लिए खोज की जाए। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देकर उनमें मूल्यों का विकास किया जाए। प्रतिभाशाली युवकों की खोज करके प्रतिभाओं के विकास में सहायता हो। कृषि, चिकित्सा विज्ञान, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में भी कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों को लाया जाए। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के लिए स्नातक स्तर पर 3 वर्ष किया जाए और सामान्य और ऑनर्स दोनों प्रकार के साथ पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए। नए विषयों का समावेश किया जाए। जो परास्नातक यानी जो MA, MSc, MCOM जो हम पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, इस स्तर पर वो 2 वर्ष का हो और विषय चुनाव के लिए पर्याप्त अवसर यानी ज़्यादा से ज़्यादा विषय खोले जाए। PhD की उपाधि के लिए छात्रों को 2 से 3 वर्ष का शोध कार्य करने का अवसर दिया जाए और स्नातक कक्षाओं में 1 या 2 विषयों के गहन अध्ययन की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ विश्वविद्यालय स्तर पर भी हमें शिक्षण में सुधार और शिक्षण विधियों में सुधार लाना होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम के लिए उन्होंने स्नातक स्तर की शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से और परास्नातक यानी जो PG लेवल की जो शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए की सिफारिश की और शिक्षकों को यथासंभव द्विभाषी यानी एक हमारी राजभाषा और द्विभाषी एक जो क्षेत्रीय भाषा है या अंग्रेजी भाषा है वो उनका ज्ञान युक्त होना चाहिए। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी के अतिरिक्त उर्दू, रूसी या अन्य भाषा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्र संघ और छात्र कल्याण के लिए भी उन्होंने सुझाव दिए और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र संघों के गठन के लिए शिक्षकों और छात्रों की एक संयुक्त समिति का निर्माण किया जाए और छात्रों के कल्याण के लिए समुचित रोजगार देने और रोजगार कार्यालयों की स्थापना की जाए। शैक्षिक और वित्त नियोजन के लिए आयोग ने स्पष्ट किया कि 1965-66 की अपेक्षा हमें छात्रों की संख्या अपेक्षा हमें 85 तक लगभग 1985 तक तो 1965 में जो छात्र हैं उसके बाद 20 वर्ष के पश्चात हमें छात्रों की कम से कम दुगुनी संख्या हमें करनी है और इसके लिए प्रति छात्र व्यय भी 12 के स्थान पर 54 हो जाएगा। इसलिए शिक्षा में प्रति वर्ष हमें वृद्धि, शिक्षा के बजट है उसमें हमें वृद्धि करनी आवश्यक है और इस दिशा में केंद्र सरकार अपने बजट में शिक्षा पर कम से कम 6% अपने बजट का 6% प्रावधान करे। राज्य सरकार भी अपने बजट में शिक्षा के लिए अधिक धनराशि आवंटित करे और राज्यों में स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इन क्षेत्रों में भी शिक्षा की वित्तीय व्यवस्था सौंपा जाए। व्यक्तिगत स्रोतों से भी धन प्राप्त किया जाए और इसके लिए हमें अगले दशकों में हमें तैयार रहना होगा कि अच्छी से अच्छी शिक्षा और ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षा दे सके। हमें विभिन्न माध्यम से हमें शिक्षा के लिए हमें धन की व्यवस्था करनी होगी। ये 2 सिफारिशें, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली सिफारिशों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।